जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, साइकोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के साथ साथ आपके यूपी टेट, सुपर टेट के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो किशोर में जो साथियों द्वंद्व यानी कि गुस्सा वाली भावना अपने परिवार के प्रति जो उभरती है, क्यों उभरती है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर। क्या पीढ़ियों के अंतर से साथियों ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है साथियों अवसरों की प्रतिकूलता। तो ये साथियों सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि हम साथियों साइकोलॉजी के प्रश्नों में बिना चारों ऑप्शन पढ़े उत्तर टिक नहीं करेंगे। ये मैं अपने वीडियो में बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको जो सही लग रहा है उसको बनाए रखे, बाकी को गलत काटते हुए चलेंगे। तो दूसरा हमको सही लग रहा है, बल्कि अब तीसरा देखेंगे निराशा व निस्सहायता। ठीक है, निराशा व निस्सहायता नहीं होगा। ठीक है, और चौथा है किशोर अवस्था में स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन से गुस्सा नहीं आएगा बच्चों को। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा साथियों अवसरों की प्रतिकूलता, क्योंकि साथियों जब बच्चों को अवसर नहीं दिए जाएंगे, उनके अवसरों की अवहेलना की जाएगी, तभी बच्चों को अपने परिवार के प्रति गुस्सा आना चालू होता है। तो बी ऑप्शन सबसे सही होगा। किशोर अवस्था में चाहिए घर वालों की साथियों की उनके बातों को भी समझें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या है, पाठचर्या यानी कि कैरिकुलम की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है साथियों शिक्षण का, वही साथियों आपका पाठचर्या होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा साथियों बच्चे की कमी को ढूंढा जाता है कि हमारी जो हमारा जो प्रयास है शिक्षा का वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं। ठीक है, तो आपका मूल्यांकन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका सबसे सटीक आंसर होगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया साथियों किससे संबंधित है? पठन विकार से है। ठीक है, तो ये साथियों कुछ ज़्यादा नहीं होते। डिसलेक्सिया यहाँ से आपके जो है कई प्रश्न बनते हैं, तो इस पर एक वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो पठन विकार होता है वो डिसलेक्सिया, अगर डिसलेक्सिया बच्चे में है तो वो मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, वो शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार साथियों जो यहाँ पर सामान्य बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है। ठीक है, सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 से 110 IQ वाले जो बच्चे होते हैं वो साथियों सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो अध्यापक कौन सा विधि प्रयोग करेगा? जब अगर बच्चों को नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो सबसे बेस्ट जो विधि होगी आगमन विधि होगी। ठीक है, क्योंकि यह साथियों होता है आपका, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है आगमन विधि, यानी कि आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि पहले यहाँ पर बच्चों को उदाहरण बताए जाएंगे, इसके बाद जो है नियम सिखाए जाएंगे, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और निगमन विधि में साथियों पहले नियम बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? अच्छा लेख। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छा लेख लिखिए, ताकि स्पष्ट हो, बड़े अक्षर में हो, सभी बच्चों को दिखाई दे। ठीक है, छोटे बड़े अक्षर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर छोटे बड़े आप लिखेंगे अगर बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि अच्छा लेख लिखना होगा। अगला हमारा प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, और प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ पर मैंने अन्य वीडियोस डाल रखी हैं। अगला हमारा प्रश्न है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण की बात करें तो साथियों सबसे बेस्ट जो आयु है वो आपकी 5 से 10 वर्ष है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है साथियों? तो अगर आप स्थिर रहेंगे तो समायोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रोधी ये सब नहीं साथियों, गतिशील। अगर आप साथियों किसी क्षेत्र में गतिशील हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप साथियों चीज़ों को समायोजित करते हुए चलेंगे, मैनेज करते हुए चलेंगे, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है साथियों? तो चलिए देखते हैं। प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ठीक है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, ठीक है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो मनोविज्ञान है साथियों, वो आपका जो है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो धैर्य व दृढ़ता होगा, ठीक है, कि शिक्षक को धैर्य बनाए रखना होगा और दृढ़ता के साथ बच्चों को सिखाना होगा, वरना बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। पढ़ाने की उत्सुकता से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा विधियों का ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ अडिग नहीं रह पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मानक भाषा का ज्ञान कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे साथियों छोटे होते हैं तो उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो साथियों गलत कार्य भी करते रहते हैं, आपको परेशान भी करेंगे। तो इसलिए साथियों धैर्य व दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ा पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। ये साथियों एक कथन दिया हुआ है कि बालक में जो सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होता है। आप इस कथन से, ठीक है, पूर्णतः सहमत हैं अथवा संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो साथियों क्या जो बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होता है? नहीं। इसलिए साथियों हम क्या हैं? असहमत हैं, ठीक है। जिस तरह के समाज में साथियों बच्चा रहेगा उसी तरह की भावना उसमें उत्पन्न होगी। तो साथियों उसमें जन्मजात भावना नहीं होती, ठीक है। बच्चे को जिस समाज में आप जैसे समाज में ले जाएंगे, जैसे समाज में रखेंगे, बच्चे के मन में वैसे ही भावना धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू हो जाएगी। तो इसलिए जन्मजात नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, इसके लाभ बताएंगे नहीं, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक आपके साथ हैं उनके साथ मिलकर छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप काम करेंगे, ठीक है। कहानी वहानी नहीं बताएंगे सहयोग भावना की, ठीक है। तो कहानी बताकर क्या मतलब जब उसको साथियों लोग फॉलो ही ना करेंगे, ठीक है। तो सहयोग ना करने और दंडित करने का ऑप्शन जहां पर भी आए तुरंत आप उसको पहले गलत काट दीजिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, ठीक है। अगर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से उनकी रुचि जो है, इच्छाएं कैसी होंगी साथियों? बहुमुखी हो जाएंगी, ठीक है, सीमित नहीं होंगी, ठीक है, अनियमित दिशा में नहीं चलेंगी, पहले जैसी तो रहेंगी ही नहीं, ठीक है। तो बहुमुखी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है जिज्ञासु होता जाता है, नई नई चीज़ें सोचता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वह साथियों हर क्षेत्र में उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है साथियों? छात्र धन कमा सके। तो क्या धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण किया जाता है? नहीं, ठीक है, ज्ञानार्जन कर सके, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कि ज्ञान के अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य साथियों मेन यही होता है कि छात्र जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सके, ठीक है। तो आपका सभी ऑप्शन नीचे आपके गलत हो जाएंगे। अगर साथियों आप ज्ञान की प्राप्ति कर ले गए ना, ठीक है, ज्ञानार्जन कर ले गए, तो बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके हैं अपने आप आपको मिल जाएंगे। बेहतर जीवन हो जाएगा, सम्मान पा जाएंगे, धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है, ठीक है। अगर एक बच्चा है वह संतुलित रहता है, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो वह क्या है साथियों? प्रशंसा का सूचक है, ठीक है। तो आपका रुचि, अभिवृत्ति ये सभी गलत हो जाएंगे, यानी कि वह साथियों प्रशंसा का सूचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, क्या डरपोक होते हैं? ठीक है, तो डरपोक, संकोची ये गलत हो जाएगा। निर्भीक और स्वतंत्र ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। शांत तथा सक्रिय गलत, ठीक है। सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। सक्रिय तो होते हैं बच्चे साथियों, नई नई चीज़ें पूछते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ठीक है, टीचर ये क्या है, ठीक है। जैसे कोई नई चीज़ देखेंगे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नई नई चीज़ें समझने की कोशिश, जिज्ञासा उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सक्रिय और जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, उस शिक्षक को साथियों छात्र पसंद करते हैं जो साथियों क्या होते हैं? समस्याएं सुनते हैं, किसके? छात्रों की। नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, सुंदर है, ये सभी गलत हो जाएंगे। उसी शिक्षक को छात्र पसंद करेंगे जो छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आपका आयु जो है 15 से 35 वर्ष है। क्या 15 से 35 वर्ष है। तो यही सभी साथियों क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज की उन्नति का मूल है। ठीक है, बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। ठीक है, बालिका शिक्षा को भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, बिल्कुल गलत। केवल महिला अध्यापक हो, बिल्कुल गलत। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि बालिकाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। एकदम आपको बालक के समान बालिका को मानना है। ठीक है, तो बालक और बालिका शिक्षा एक समान हो, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, जो साथियों छोटे बच्चे हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे। ठीक है, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण, क्या ऐसा करने से वो साथियों क्रियाशील हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन अभी आपका गलत लग रहा है। वस्तु उठने रखने का काम सौंपेंगे, बिल्कुल गलत। उनको क्रियाशील बनाएंगे। बच्चे साथियों जितने क्रियाशील होंगे उतने साथियों वो सक्षम होंगे। ठीक है, क्रियाशील भी होंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियां उतनी क्रियाशील होंगी और वो साथियों उतने ज़्यादा सक्षम होंगे। तो जितने ज़्यादा एक्टिविटी छात्रों से कराएंगे, ठीक है, तो उतने ज़्यादा साथियों बच्चे क्रियाशील होंगे और सक्षम होंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए नहीं कहेंगे। जितने साथियों बच्चे क्रियाशील होंगे वो साथियों उतने ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आपके सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, सेम टू सेम। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। ठीक है, श्रेष्ठ अनुशासन की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। शांति में अवशिष्टित कक्षा, बिल्कुल गलत, क्योंकि कक्षा में शांति होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि कक्षा में साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया हो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और यही साथियों अनुशासन की, श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी होगी। ठीक है, अपेक्षित सहभागिता की बात कर रहा है, तो अपेक्षित सहभागिता नहीं होगी। ठीक है, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार जहां पर होगा तो उसे तुरंत गलत कर देंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है साथियों, जो हम अपने समाज से सीखते हैं। ठीक है, अपने पास पड़ोस से, अपने परिवार से, वो साथियों अनौपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन जो हम अपने विद्यालय से सीखते हैं, किसी शिक्षण संस्थान से सीखते हैं, वो साथियों औपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था किस आयु तक होती है, उसकी साथियों कोई आयु सीमा नहीं होती। वो साथियों क्योंकि हम अपने समाज से, अपने जन्म से अपने मरते दम तक सीखते रहते हैं, इसलिए उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। तो इसको आप रट लीजिए, जानते रहिएगा साथियों एकदम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित करेंगे सामाजिक चेतना? अध्यापक के भाषण से, ये अभी बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। उनके साथ विचार विमर्श करके, ठीक है, ये भी नहीं लग रहा है। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, बिल्कुल गलत। समाचार पत्रिका पढ़ने से, देखिए समाचार पत्रिका पढ़ने से ऐसा होगा कि साथियों उसमें हर माहौल के, हर क्षेत्र के चीज़ें उसमें साथियों प्रतिदिन नई नई चीज़ें आएंगी। तो जब बच्चा साथियों समाचार पत्रिका पढ़ेगा तो साथियों उसमें तरह तरह की चीज़ें, समाज के बारे में जानकारी आदि साथियों उसको जानकारी मिलेगी, तो उसकी जो सामाजिक चेतना है धीरे धीरे विकसित होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? लंबे और कठिन शब्दों की बात हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से वो शब्द बच्चा धीरे धीरे सही बोलने लग जाएगा। शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, सही है। जब खंडों में बांटकर बुलवाएंगे तो बच्चा, ठीक है, बोलने में सक्षम हो जाएगा। तो मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, बिल्कुल गलत तो हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी होगा। ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी में ए और बी दोनों दिया गया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मतलब होता है साथियों पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाना। ठीक है, साक्षरता मतलब सबको पढ़ाई लिखाई में प्रेरित करना, यानी कि हर कोई पढ़ा लिखा हो। तो ऐसी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था उसकी देन है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो क्या आप स्वयं बताएंगे? नहीं। सहायक पुस्तक की मदद लेने को कहेंगे, बिल्कुल गलत। अन्य बच्चों की मदद लेने को कहेंगे, बिल्कुल सही साथियों। ठीक है, तो यानी कि बच्चे को मौका देंगे कि अन्य बच्चों के साथ डिस्कस करे, उत्तर जानने की कोशिश करे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो साथियों शिक्षण होगा वो बच्चे जब साथियों आपस में डिस्कस खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है,
का उत्तर ना देने के कारण जानेंगे। ये भी साथियों आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर ऑप्शन सी ना होता तब। इसमें साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन भी चूज करने आना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि साथियों माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र प्रणाली यानी कि जहां पर वह पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उसी स्कूल में परीक्षा हो, ऐसी प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। पहला सही लग रहा है। नकल की सुविधा होती है, बिल्कुल गलत। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, बिल्कुल गलत। दूसरे परीक्षा केंद्र पर निराशित हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चों को विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। अधिक से अधिक प्रश्न अध्यापक को पूछने चाहिए, इससे क्या होगा, प्रधानाध्यापक प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता। कक्षा में अनुशासन रहता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा कि छात्रों को अभिव्यक्ति यानी कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, चर्चा करने का, अपने विचार को सामने रखने का अवसर मिलेगा। और जहां पर अवसर मिलने वाला ऑप्शन रहेगा, अवसर मिलने की बात होगी, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि अगर अवसर मिलने की बात है तो डी ऑप्शन क्यों नहीं सही है। यहाँ पर साथियों शिक्षक को अभिव्यक्ति लिखा है, ठीक है। तो शिक्षक तो साथियों खुद जानकार है, तो उसको अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि बच्चों को अवसर ना दिया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं। तो साथियों जो प्रेरक होते हैं वे वातावरण के संपर्क में जैसे आएंगे धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साथियों मौका मिलने लगता है खुलकर रहने का, ठीक है। अपने मन के भावों को जो उनके अंदर साथियों हैं वह धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं वातावरण में आने से, क्योंकि उनको अनुकूलता मिलती है। तो वो साथियों जन्मजात प्रेरक होते हैं, प्राकृतिक प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं। यानी कि सभी जो हैं वो प्रेरक, जो तीनों प्रेरक ऊपर दिए गए हैं, ये साथियों जैसे ही वातावरण के संपर्क में आते हैं विकसित होने लगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, कोई छात्र है वो साथियों बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे। तो जहां पर दंड देने की बात आएगी, चाहे जो क्वेश्चन हो उसको तो आप पहले गलत काट देंगे। कक्षा से बाहर निकालने की बात आती है, तुरंत ऑप्शन गलत काट दें। चुप रहने के लिए कहे तो तुरंत ऑप्शन आप गलत काट देंगे। धैर्यपूर्ण उसकी बातों को सुनेंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों को मौका दें, जो बार बार आपको परेशान कर रहा है उसको मौका दे, उसकी बातों को सुने कि वह क्या कहना चाहता है, क्यों परेशान कर रहा है, उसके कारण को आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई बच्चा धीमा होता है, कोई बहुत तेज होता है, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यह किसके कारण होता है, वंशानुक्रम, ये सही है। वातावरण, ये भी सही है। बुद्धि का अंतर, ये साथियों गलत है। तो आपका सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि वंशानुक्रम और तथा वातावरण दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी के कारण जो है विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, यह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं। तो बच्चों का कौन सा मौखिक परीक्षण कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा तो बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है। तो बच्चे जब उत्तर देंगे वो मौखिक उत्तर देंगे, तो उनका साथियों क्या मौखिक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लिखित नहीं होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्रयोग करने का क्रियात्मक, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार से जानेंगे, निबंध लिखवाकर, किया वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। सबसे बेस्ट ऑप्शन मनोवैज्ञानिक परीक्षण से बच्चों के विभेद को जान सकते हैं, ठीक है। यह सर्वोत्तम ढंग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि में चयनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो किसमें, साक्षात्कार विधि में, ठीक है। इंटरव्यू विधि में साथियों जो होता है कि उसमें जो चयनकर्ता अध्यापन करता होता है वो साथियों सबसे मिलकर प्रश्न पूछता है। तो किसमें, साक्षात्कार विधि में, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश साथियों नई शिक्षा नीति ने किया था। किसने, नई शिक्षा नीति। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है 2020, ये एक साथियों किसकी अध्यक्षता में आई थी, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, जो साथियों क्या थे, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते। मान लीजिए आप जो है आप एक सरकारी टीचर बन गए हैं, आपको ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां की भाषा आपको नहीं पता। अब बच्चे को आपको शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या स्थानांतरण का प्रयास करेंगे? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। अब आप एक शिक्षक हैं तो आप भाग नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ की जो भाषा है उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मौन नहीं रखेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से। अगर हम साथियों शिक्षण कार्य कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उनकी दैनिक जीवन के घटनाओं को उसमें समावेश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? छात्र प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसा भी गलत है। शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो साथियों रुचिकर होगी, सरल होगी और तथा उपयोगी होगी छात्रों के लिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? ठीक है, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, तो ये अभी सही लग रहा है। अध्ययन की प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे मान लीजिए अध्ययन के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बस्ते को साथियों कंधे पर उसका प्रभाव पड़े। तो साथियों जो अधिक भार होने से, जहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें हो गई हैं, तो बच्चा उन पुस्तकों में ही भटक जाएगा और उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसका जो मानसिक विकास है वो उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, तो छात्रों में श्रम के महत्व को विकास हेतु तो क्या करेंगे? शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भांफड़ देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका सही उत्तर होगा छात्रों को अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके श्रम के महत्व को देखते हुए छात्र को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, और जहां पर ऐसा ऑप्शन आपको मिले छात्रों को अवसर देने की बात, चाहे जो क्वेश्चन हो, उसमें साथियों वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, अगर मान लीजिए परीक्षा समीप आ गई है और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है आपका पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा कर, नहीं, छात्रों को स्वयं नहीं कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, नहीं, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। बिल्कुल सही है कि साथियों जो विद्यालय है उसी में छात्रों को बुलाकर आप अतिरिक्त समय देंगे और पाठ्यक्रम को साथियों किसी ना किसी तरीके से पूरा कराएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।